नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को नापने के अहम पैमानों में से एक माना जाता है। इस स्टॉक मार्केट में करोड़ों निवेशकों की गाढ़े पसीने की कमाई लगी होती है, जो अलग अलग कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके शेयर खरीदते हैं। कंपनियां मुनाफा कमाती हैं तो शेयर होल्डर्स को भी इसका फायदा होता है। कंपनियों का प्रदर्शन खराब हो तो निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। शेयर बाजार का ये आम सा चलन है, आम सा फॉर्मूला है। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब कोई जानबूझकर किसी गलत नियत से शेयर बाजार के करोड़ों निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर दे और उनकी मेहनत की कमाई को लूट ले जाए। करीब साल भर पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारतीय शेयर बाजार के साथ साथ ऐसा ही खिलवाड़ किया था। भारत के प्रमुख उद्योग समूह अडानी ग्रुप के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तथ्यहीन और एक भ्रामक रिपोर्ट से शेयर बाजार में उस वक्त भयानक गिरावट आई थी। अडानी ग्रुप के शेयरों पर भी काफी विपरीत असर पड़ा। इस पूरे मुद्दे की अलग अलग स्तरों पर सरकारी एजेंसियों ने इसे एक साल में जांच की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। देश की सर्वोच्च अदालत की निगरानी में हुई जांच के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कई अहम टिप्पणियां की जो आने वाले दिनों में नजीर बनने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की जनवरी 2023 में छपी रिपोर्ट के आधार पर दायर कई जनहित याचिकाओं, जिसको PIL के तौर पर आप जानते हैं, उस पर अपना फैसला सुनाया है। आपको याद दिला दें कि इन याचिकाओं में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अकाउंटिंग घोटाला करने और स्टॉक मार्केट से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए थे और ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT या फिर CBI से इसकी जांच कराए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो महत्वपूर्ण बातें की वो इस प्रकार है। अडानी ग्रुप को क्लीन चिट देने वाली सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट को आज अदालत ने कायम रखा है, सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले पर शेयर मार्केट की नीति नियामक संस्था सेबी, जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसकी जांच सही है। इसीलिए इस मामले की जांच को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों से जुड़े 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी बाकी 2 केस की जांच 3 महीने में पूरी करे। आदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल और सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं। OCCRP और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सबूत नहीं मान सकते हैं। आपको बता दें कि OCCRP यानी ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड किया गया संगठन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी रिपोर्ट सेबी की जांच पर अविश्वास करने का आधार नहीं बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनहित याचिकाओं यानी PIL का इस्तेमाल भी सोच समझकर ही किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में अपनी बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को कायम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस AM सप्रे ने की। इस कमेटी ने अडानी ग्रुप पर लगे नियमों के उल्लंघन के आरोप और सेबी पर लगे नियमन में नाकामी के आरोपों की जांच की। जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा था कि प्राथमिक जांच के मुताबिक किसी कानून की अवहेलना नहीं हुई है। अडानी ग्रुप के शेयरों के चढ़ने में कोई कानून नहीं टूटा है। सेबी को शेयरों की कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं। अडानी ग्रुप ने किसी निवेश कानून को भी नहीं तोड़ा है। अडानी ग्रुप ने मुनाफा कमाने वालों के नाम उजागर किए हैं। अडानी ग्रुप ने जो सूचनाएं दी उनमें सेबी को कोई खामी नहीं मिली। पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन किया गया।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश बढ़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने शेयरधारकों को राहत देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर हमने जाने माने वकील मुकुल रोहतगी और देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जैसे कि मैंने कहा, उनकी राय पूछी और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कई अहम चीज़ें हैं। पहला कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेबी पे ही रहे और किसी और को ट्रांसफ़र ना करी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी अच्छा काम करती है, सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। 24 मुद्दों में से 22 मुद्दों में कंप्लीट हो चुकी है और बाकी 2 मुद्दों के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वालों की ये भी दलील रिजेक्ट करी कि सेबी को कहा जाए कि नई रेगुलेशन बनाए। उनकी ये भी दलील रिजेक्ट हुई कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, जस्टिस सापरे के जो हेड हैं, उनकी एक्सपर्ट कमेटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उनकी रिपोर्ट भी ना मानी जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दलील खारिज करी है। अल्टीमेटली जो मुद्दे रिट पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे वो सारे मुद्दे रद्द किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसी अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स को केसेस का, मुकदमों का बेसिस नहीं बनाया जा सकता जब तक प्रॉपर सबूत ना दिए जाएं, और ऐसी रिपोर्ट पेश करना कोई सबूत नहीं है। और अल्टीमेटली आप देखिए, ये जो हिंडनबर्ग एसोसिएशन या कंपनी या जो भी ये बॉडी है, इनका काम सिर्फ अपने प्रॉफिट बनाने का है, इसीलिए इन्होंने शेयर मार्केट में ये उथला पतली करी है सो दैट किसी तरह से अपना ये पैसे बनाए, और इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा अपना लूज़ किया है। ये सारा पैसा लूज़ करना सिर्फ हिंडनबर्ग की तरकीबों की वजह से हुआ है। इससे आगे हमें बहुत ध्यान रखना है, और सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल कर ली है। तो अल्टीमेटली ये जो किस्सा है ये आज ख़त्म किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर फैसला सुनाया उन्हें वकील विशाल तिवारी और एमएल शर्मा, कांग्रेस की नेता जया ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता अनामिका जायसवाल ने दायर की थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयरों के दाम जानबूझकर चढ़ाए हुए थे और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में इसीलिए भारी गिरावट आई। 24 जनवरी को छपी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयरों में इस गिरावट से बाजार में लाखों निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शेयर बाजार के निवेशकों के हितों को भी बचाने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के लिए कहा कि निवेशकों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। निवेशकों की रक्षा के लिए कानून सख्त होने चाहिए, उनमें सुधार करने की जरूरत है। ये सुनिश्चित करें कि फिर निवेशक इस तरह के किसी और मामले का शिकार न हो। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सुझावों पर अमल करने की हिदायत भी दी है। सरकार और सेबी देखे कि क्या शॉर्ट सेलर ने नियमों की अनदेखी की है, यानी कहीं ना कहीं वो हिंडनबर्ग पर इशारा करती है सुप्रीम कोर्ट की आज की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी। जांच के आधार पर सरकार उचित कार्रवाई करे, ये भी कोर्ट ने कहा। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद निवेशकों को 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां इस बात की जांच करें कि हिंडनबर्ग रिसर्च और अन्य संस्थाओं द्वारा शॉर्ट पोजीशन लेने के दौरान क्या कानून का उल्लंघन हुआ जिससे भारतीय निवेशकों को नुकसान हुआ। अगर कानून तोड़ा गया है तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है।
ये बात तो क्लियर है कि हिंडनबर्ग ने ये सब काम किया है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें काफ़ी नुकसान भरा गया है। लेकिन बात यह है कि ये हिंडनबर्ग एसोसिएशन तो इंडिया के बाहर है। जब तक ये यहाँ पे ना हो, इनके खिलाफ़ कोई मुकदमा यहाँ चलाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसकी तहकीकात करी जा सकती है कि हिंदुस्तान में या बाहर हिंडनबर्ग के खिलाफ़ क्या कार्रवाई करी जाए। और मैं तो कहूँगा कि हम सब इस इशू को सपोर्ट करें कि ऐसे लोग फिर जो है दोबारा इस तरह की चीज़ें ना करें और इस तरह के नुकसान ना भरे जाएं। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में भयानक उस वक्त गिरावट आई थी। कुछ ही दिनों में निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट में डूब गए थे। कोर्ट ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत सख्त उपाय करने को कहा है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से हमने पूछा कि किस तरह के सुधारों की अब जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की रिपोर्टें आती हैं, इनको सनसनी खबर ना बनाया जाए, इनको ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाया जाए। हर आदमी अपनी इस तरह की रिपोर्टें पेश करता है अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, और क्योंकि मीडिया इस बात को उछालता है और बहुत इस पे तवज्जो दी जाती है, तो इसकी वजह से जो है ये मार्केट में काफ़ी बदलाव आता है। तो मीडिया को भी अपना ये कर्तव्य निभाना चाहिए। और दूसरा, सेबी जो है बहुत अच्छी बॉडी है, उसके बहुत कानून और रेगुलेशंस हैं, और अगर ऐसी चीज़ होगी तो सेबी को स्विफ्टली और जल्दी इस पे गौर करना चाहिए। और अगर अफवाहें इस तरह फैल रही हैं, इनको इमीडिएटली रोका जाए, सो दैट छोटे निवेशक जो हैं मार्केट में, उनको ये नुकसान ना भरना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में स्पष्ट कहा है कि सेबी की जांच पर शक करने के लिए अपुष्ट समाचार रिपोर्टों पर भरोसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समूहों और अखबारों में खोजी लोगों की ऐसी रिपोर्ट सेबी या विशेषज्ञ कमेटी के सामने इनपुट का काम तो कर सकती है, लेकिन उन पर सेबी की जांच के अधूरे होने के आखिरी सबूत के तौर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं आपको सिर्फ ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोर्ट में एक बहुत पुराना रूल है कि मीडिया रिपोर्ट या अखबार की रिपोर्ट उसकी फेस वैल्यू पे अदालत में कभी उस पर रिलाई नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन या उसके सबूत उसके साथ नहीं पेश होते। तो अखबार में कुछ चीज़ निकले, उसको रिट याचिका का सबूत नहीं बनाया जा सकता जब तक आप उस पर ठोस एविडेंस ना प्रोड्यूस करें कि ऐसा वाक़या हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी उसी तरह की न्यूज़ रिपोर्ट की तरह ही है, जिस पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में बड़ा असर पड़ा है। तो इस रिपोर्ट को किसी चीज़ का बेसिस नहीं बनाया जा सकता जब तक प्रॉपर सबूत ना हो, और इस रिपोर्ट के पीछे कोई सबूत नहीं था। ये आज बात साफ हो चुकी है। शेयर मार्केट के रेगुलेटर सेबी की जांच पर उठ रहे सवालों पर हमने सेबी के ही पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेएन गुप्ता की राय भी आज जानी। देखिए, जो आज का फैसला है उसमें बहुत सारे मुख्य चीजें अच्छी हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपने सवाल करा कि ये सेबी के हिसाब से क्या है, तो मैं इसमें बहुत सीधा सा ये देखता हूं कि आज से इस चीज पे पूर्ण विराम लग जाना चाहिए कि जो जानकार लोग नहीं भी हैं, जिनको ना सिक्योरिटीज मार्केट की जानकारी है, ना ट्रेडिंग की जानकारी है, ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जानकारी है, वो लोग सेबी के फैसलों पे और या सेबी के नियमों पे सवाल उठाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेबी को डायरेक्शन दे या ये केस सीबीआई या डीआरआई या तमाम एजेंसियों को दे दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोल दिया है कि जहां तक इस तरह के नियमों का है, हम भी सेबी की विजडम पे रिलाई करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे सेबी का मनोबल, सेबी के ऑफिसर्स का मनोबल, सेबी एज ए ऑर्गेनाइजेशन का मनोबल बढ़ेगा, और इससे आगे वाले टाइम पे जो इस तरह के फ्रिवलस लिटिगेशन होते हैं, जिसमें समय समय पे कोर्ट का महत्वपूर्ण टाइम वेस्ट होता है, वो होना बंद हो जाएगा।
लेकिन इसी जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है, वो पहलू एक ये भी है कि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो ये एक फैसिलिटी दी गई थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, इसका जो आइडिया था, जो इसके पीछे भावना थी, वो बहुत अच्छी भावना थी कि जो लार्जर पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को या किसी किसी को जो किसी से परेशानी है या उसको कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा है या पसंद नहीं है या उस ग्रुप को दिक्कत है, तो वो इस पीआईएल के प्लेटफॉर्म को यूज करके कोर्ट का समय जाया करते हैं। तो कोर्ट ने ये बोल दिया ये बहुत जरूरी है कि हमको एग्जामिन करना चाहिए कि क्या रियली पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज जो है, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, कि हिंडनबर्ग ने सीधा साधा बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि मेरी मंशा शॉर्ट सेलिंग की है और प्रॉफिट कमाना है। उन्होंने वो कर लिया। उन्होंने इधर से एक खबर उठाई, उधर से दो खबर उठाई, पूरी पिक्चर दिए हुए बिना एक उन्होंने खाका तैयार कर दिया जो निगेटिविटी वाला खाका था। अब ये डिजाइन तो हमारे जितने भी समझदार लोग हैं उनको समझनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो समझदारी से काम करते तो उनका जो आइडिया था, जो उनका मंतव्य था, वो पूरा नहीं होता। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को एक भगवान का आदेश मान के, एक गॉस्पेल ट्रुथ मान के उसके बारे में चिल्लाना शुरू कर दिया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि ना हिंडनबर्ग रिपोर्ट गॉस्पेल ट्रुथ है, ना ओसीसी आर की रिपोर्ट गॉस्पेल ट्रुथ है, ना किसी न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर गॉस्पेल ट्रुथ है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पिछले साल 29 जनवरी को अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों के एक जवाब में सभी आरोपों के सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे दिए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए इन्हें भारत, उसकी संस्थाओं और उसके विकास की कहानी पर एक सोचा समझा हमला बताया था। जवाब में यह भी कहा गया था कि अमेरिकी फर्म द्वारा यह रिपोर्ट वित्तीय फायदे के लिए एक फॉल्स मार्केट तैयार करने के गुप्त मकसद से तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला अडानी ग्रुप की बातों पर मुहर लगाता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन देश और विदेश के बड़े निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप पर बना रहा। अडानी ग्रुप ने भी अपने कारोबार के लिए गए कर्ज को तेजी से इस एक साल में उतारा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में जो बड़े निवेश हुए उनकी संक्षिप्त जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया। इसके अलावा कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अडानी ग्रीन में हिस्सेदारी खरीदी। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में अमेरिका ने बड़े निवेश का ऐलान किया। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में निवेश से पहले पिछले ही महीने अमेरिका सरकार ने कहा था कि उसके इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में निवेश का फैसला किया है। इजराइल सरकार के साथ अडानी ग्रुप ने हाइफा पोर्ट के लिए जॉइंट वेंचर किया हुआ है। अडानी ग्रीन में टोटल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आया है। ACC अंबुजा को खरीदने के लिए कर्ज अडानी ग्रुप ने रिफाइनेंस किया है। ये सब तथ्य इस बात का सबूत है कि अडानी ग्रुप में निवेशकों का विश्वास हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बावजूद बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन थे। उनसे हमने कुछ सवाल पूछे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो रिपोर्ट आई है सुब्रमण्यन साहब हिंडनबर्ग की, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने आज की कोर्ट की टिप्पणी के बाद मेरा सवाल आपसे है कि भारत की आर्थिक विकास यात्रा पर इस एक साल में क्या असर पड़ा, इस रिपोर्ट का क्या असर था और अब क्या असर होगा? हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था उसके बाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि
उस समय भी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसका कोई असर हमारे ग्रोथ स्टोरी पे नहीं पड़ेगा। और मैंने ये कहा था कि जो हिंडनबर्ग ने उनकी जो उनका जो अनुमान था कि हिस्टोरिकली बिगेस्ट फ्रॉड, मतलब इतिहास में सबसे बड़ा जो फ्रॉड जो उन्होंने कहा था वो एकदम बेबुनियाद था। और मुझे नहीं लगता था उस समय कि इसका हमारे ग्रोथ स्टोरी पे कोई असर पड़ेगा, और वैसा ही हुआ है। ये बहुत संतोष का विषय है मुझे कि जो मैंने तब जो जजमेंट किया था वो एक्चुअली सही निकला। मिस्टर सुब्रमण्यन, निवेशकों को पिछले साल जिस तरीके से शेयर मार्केट क्रैश किए थे, जो भयानक नुकसान हुआ, 4 लाख करोड़ का एक अंदेशा लगाया गया, आपको क्या लगता है उनके नुकसान की क्या कभी कोई भरपाई हो सकती है? इसमें दो पहलू हैं जिन पे हमें रोशनी डालना है। पहला ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो उसमें जो है अनिश्चितता, रिस्क रहती है। और इस तरह की जो शॉर्ट सेलिंग है और शॉर्ट सेलर्स, हिंडनबर्ग जैसे रिपोर्ट शॉर्ट सेलर्स को मदद करती है, तो इस तरह के रिस्क जरूर रहते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक्स जो है फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे नहीं है, पहला पहलू। दूसरा ये कि हालांकि वहां पे तब नुकसान हुआ था हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद, लेकिन उसके बाद जो है जो बाकी जो इंफॉर्मेशन आई है उसके बुनियाद पर अदानी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें काफी करेक्शन हुआ है। और जो गलत धारणाएं थी वो जब उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, तो उसके बाद स्टॉक प्राइस में जो है वृद्धि हुई है। तो इन्वेस्टर्स को जो थोड़ा नुकसान जो भरना पड़ा था उसमें भी एक्चुअली उसकी कमी भी हुई है। ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में जो हिंडनबर्ग है, शॉर्ट सेलर है, उसके ऊपर भी टिप्पणी की है कि क्या आपको लगता है कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? आपको कोई उम्मीद है? ये तो सेबी के दायरे में आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जैसे आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो का जो वर्डिक्ट आया है उसमें साफ उन्होंने कहा है कि ये सेबी के दायरे में है, और सेबी जो भी सही समझे वो जांच करे। क्योंकि स्टॉक मार्केट से जो भी संबंधित विषय है वो जो भी इस तरह की वारदातें होती हैं उनको उनके बारे में एक्चुअली उनका इन्वेस्टिगेशन करना, और यदि कोई गलती हुई है तो जो पेनल्टीज हैं उसको लागू करना, ये सब सेबी का काम है। और मेरे अनुसार सेबी इसको काफी अपनी क्षमता के अनुसार इस पे काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यन साहब हमसे बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ इंफ्रा विजन फाउंडेशन के संस्थापक विनायक चटर्जी जी जुड़ रहे हैं। विनायक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, शॉर्ट सेलिंग करने वाली एजेंसियों को लेकर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज की है, उससे लगता है कि इशारा मिल रहा है कि कोई कानून इस बारे में तुरंत बनना चाहिए। क्या लगता है आपको, ऐसा होगा? आपकी एनालिसिस करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी इशारा कर रहे थे, मोर देन इशारा, इट इज वर्चुअली गिविंग अ डायरेक्टिव टू सेबी टू से टेक अ हार्ड लुक एट हाउ शॉर्ट सेलर्स ऑपरेट एंड ट्राई एंड प्लग एनी लूप होल्स सो दैट ऐसा occurrence फ्यूचर में ना हो which does damage to investors, businessmen and to the country. And sometimes it is done purely out of the economic benefit that a short seller gets because it ends up making a whopping profit by damaging every other segment. विनायक जी, अब हम सब जानते हैं कि करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को। मार्केट बुरी तरीके से क्रैश किया था उस वक्त में, करीब 1 साल पहले की बात है। लोग बाग बहुत मेहनत करके एक एक शेयर खरीदते हैं, बहुत साधारण लोग भी शेयर मार्केट में होते हैं। सबको नुकसान हो गया, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? कौन दोषी है? कोई भी कह सकता है कि एनालिस्ट्स आर फ्री टू राइट व्हाट दे वांट टू राइट। ये भी एक काउंटर पॉइंट है ना कि भाई स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि हर एनालिस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट लिखेंगे। बहुत सारे एनालिस्ट हैं मार्केट में जो नेगेटिव रिपोर्ट लिखते हैं। सो इट हैज टू बी वेल थॉट थ्रू टू से व्हाट इज एक्चुअली अ जेन्युइन एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस कंडीशन,
backed by facts and evidence, and what is malicious in intent. इसी में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को चर्चा करने के लिए बोला है, और लेट द एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट डिसाइड. उसके बाद आप और हम देखेंगे कि टू द एक्सटेंट कैसा ये प्रोटेक्ट करते हैं आगे. देखिए, बार बार एक बात और भी सामने आ रही थी विनायक सर कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि पर चोट करने की कोशिश की जा रही है. कुछ लोग जानबूझकर साजिशन इस तरह की बात कर रहे हैं. मेरा सवाल आपसे है कि क्या इस पर असर होगी, भारत की छवि धूमिल हो गई इस पूरे जिस तरह का प्रकरण एक साल पहले हुआ था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद? देखिए, ये तो मतलब सिंपल है, डैमेज तो हुई थी, बहुत बहुत गहरी डैमेज हुई. बट ये भी खुशी की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद खुशी की बात है दैट इट इज नॉट इजी टू अटैक इंडिया इन एनी मैनर, एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पुट्स ऑल ऑफ दैट टू रेस्ट एंड सेज revive confidence in India, revive confidence in business, revive confidence in Indian infrastructure investments. So there is a positive side to it also. I think today is a day for, shall we say, a big relief for all of us who are Indians, who are proud to be building our nation. शुक्रिया, थैंक यू विनायक चटर्जी साहब हमसे बात करने के लिए. आगे बढ़ते हैं. आप एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस खबर का, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी भी देखी गई. क्या रही शेयर मार्केट का हाल, ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी साक्षी बजाज. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि अदानी ग्रुप के सारे ही शेयर्स जो हैं वो ऊपर जो हैं क्लोज हुए और काफ़ी ही ऊंचाई पर जो है क्लोज हुए. हमने देखा कि इंट्राडे ट्रेड में भी जो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और हमने डबल डिजिट गेन्स देखे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी टोटल के स्टॉक में. अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का जो स्टॉक है वो 11% से भी ऊपर जो है क्लोज हुआ और अदानी टोटल का स्टॉक जो है वो 10% जो है ऊंचा हुआ क्लोजिंग में. अब अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट 6% गेन हुआ और अदानी पावर का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 5% हायर जो है क्लोज हुआ क्लोजिंग के टाइम पर. लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस जो फ्लैगशिप एंटिटी है अदानी ग्रुप की, उनके शेयर्स जो हैं वो 2.5% हायर क्लोज हुए और अदानी पोर्ट्स के जो स्टॉक हैं वो जो 1.5% हायर क्लोज हुए. सीमेंट मेजर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया ट्रेड में और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर वो जो टाइमलाइन है 3 महीने की सेबी को अगर वो भी नहीं मिलती तो स्टॉक सर्ज और रैली जो है हम और भी ऊंचाई पर देखते. लेकिन याद रखिए कि जो 10 लिस्टेड फर्म्स हैं अदानी ग्रुप की कंपनियां जो हैं, 10 लिस्टेड फर्म्स जो हैं वो कम से कम 70% जो है रिकवर हुई हैं जनवरी के लो से जो विटनेस हुए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद. और अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है और हाईएस्ट है जनवरी 2023 से. तो आप सुन रहे थे साक्षी बजाज को. अब एक और महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर जिससे आपको, हमको और खासकर हमको अपने युवाओं को, बच्चों को बहुत ध्यान से इस खबर को देखना चाहिए, उससे बचा के रखना चाहिए. तेजी से बदलती तकनीक और नए सूचना माध्यमों का दौर अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां लेकर आया है. ऐसी ही चुनौती जो दिमाग घुमा कर रख देती है. ऐसी एक चुनौती से इन दिनों इंग्लैंड में इंग्लैंड की पुलिस जूझ रही है. वहां एक डराने और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यह मामला इंग्लैंड की 16 साल की एक बच्ची के साथ मेटावर्स, जो कि फेसबुक की ओरिजिनल कंपनी हो गई अब, मेटावर्स में वर्चुअल गैंगरेप का यह मामला है. जी हां, आभासी दुनिया में गैंगरेप, ये अपने आप में पहला ऐसा मामला सामने आया है. लेकिन इस मामले को समझने के लिए हमें पहले मेटावर्स को आपको समझाना होगा. मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसका एक यूनिवर्स है, उसको मेटावर्स कहा जाता है. यूनिवर्स की जगह मेटावर्स. ये मेटा कंपनी की एक 3D वर्चुअल दुनिया यानी आभासी दुनिया है जहां हमारे, आपके, सबके डिजिटल अवतार हो सकते हैं जो काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, साथ में आपके रह सकते हैं, सामाजिक संपर्क बना सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, ये आभासी दुनिया है जो कंप्यूटर की स्क्रीन में किसी असली दुनिया का आपको एहसास कराती है, पर असली दुनिया नहीं है, पर बिल्कुल असली जैसी है. आज के युवा बड़ी तेजी से इस आभासी दुनिया के चक्कर में असली दुनिया से कटते जा रहे हैं और 24 घंटे फोन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर देखे जाते हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मेटावर्स नाम की इस आभासी दुनिया के एक वर्चुअल रियलिटी गेम में इंग्लैंड की 16 साल की एक लड़की के डिजिटल अवतार के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने ऑनलाइन गैंगरेप कर दिया. ये लड़की उस वक्त वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाए एक वर्चुअल गेम में डूबी हुई थी.
जिसमें उसने देखा कि अचानक कुछ अज्ञात आदमियों ने, जो कि वो भी आभासी दुनिया के थे, डिजिटल अवतारों ने उसे घेरा और उसके डिजिटल रूप के साथ गैंगरेप किया। ये सब होते हुए वो खुद देख रही थी और इस पर यकीन तक नहीं कर पा रही थी, और इसके बाद उस पर बहुत मानसिक दबाव आया। वो भयानक तनाव में आ गई, उससे बहुत गहरा सदमा लगा। भले उसका डिजिटल अवतार नकली रहा हो, लेकिन जो तकलीफ हुई वो बिल्कुल वैसी ही तकलीफ थी जैसे किसी सामान्य मामले में मनोवैज्ञानिक स्तर पर होती है। असली लड़की को कोई शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके दिमाग पर जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ है वो बहुत गहरा है। माना जा रहा है कि पुलिस के सामने वर्चुअल यौन अपराध का ये पहला मामला दुनिया में सामने आया है। अब सवाल यह है कि पुलिस इस मामले से कैसे निपटे, क्योंकि अभी इससे जुड़े कानून बने ही नहीं हैं। लेकिन दिक्कत तो असली है कि क्या पुलिस को वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में होने वाले अपराधों से भी निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी मुद्दे पर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली से। वर्चुअल रेप यानी कि आप जो एक स्त्री का अवतार धारण करते हैं मेटावर्स में या कोई भी वर्चुअल गेम्स के अंदर, तो उस अवतार के साथ जो दूसरे अवतार होते हैं, जो कि अक्सर मेल अवतार होते हैं, वो आपसे अभद्र बात करेंगे या फिर आपके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे, उससे वर्चुअल रेप माना जा सकता है। अभी हमारे कानून में इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा जिस स्त्री को ये कॉज करता है, जो मानसिक अवहेलना, मानसिक तकलीफ जो स्त्री को होती है, उसके तहत इस ऐसी रेप करने वाले पे कानूनन मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। वर्चुअल रेप के 2-3 डिफेंस हो सकते हैं कि ये जो अवतार होते हैं इनको लोअर बॉडी होती ही नहीं है, या फिर जब भी कोई स्त्री मेटावर्स में कोई गेम खेलती है तो वो स्त्री का रूप ना लेते हुए पुरुष का रूप लेके खेले। ऐसे कहीं इसके सेफ प्रिकॉशंस हो सकते हैं। प्रिकॉशंस मेटावर्स और मेटावर्स के जो अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी देनी चाहिए। सिर्फ ब्लॉक करने मात्र से नहीं चलेगा, तो जो फिजिकल दूरियां है या फिर कुछ ऐसे फिजिकल बटन्स जो वीआर पे मौजूद हो, जिससे वीआर निकालने के पहले आप इस गेम वाली कंपनी को या इस मेटावर्स वाली कंपनी को आगाह कर पाए। ऐसे वाकया आगे भी हो सकते हैं। सावधानता ही आपको इससे बचा सकता है। आभासी दुनिया के अपराध का मन पर असर उतना ही भयानक होता है जितना शरीर के साथ हुए अपराध का। इससे मरीज गहरे सदमे में जा सकता है, क्योंकि मरीज अपने आप को देखता है, जैसे कि इस केस में हुआ कि वो लड़की खुद को देख रही थी कि उसके साथ गैंगरेप कुछ लड़के एक साथ कर रहे हैं। क्या असर होता है दिमाग पर, बता रहे हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी, जाने माने मनोचिकित्सक। मेटावर्स का जो कहानी है ये बिल्कुल सच है। वर्चुअल फील्ड में भी रेप होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है बहुत जबरदस्त होती है। रियल वर्ल्ड में जो रेप होता है उसमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल तकलीफ होती है, परंतु ऑनलाइन रेप यदि किया किसी ने ऑनलाइन, इवन विद वर्ड्स, इवन विद साउंड एंड इवन विद म्यूजिक और इवन विद फेशियल एक्सप्रेशंस and expressions of the body, it is rape, it is traumatic, और उसको ऑफेंस मानना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता होगा कि ये वर्चुअल वर्ल्ड में 4 गालियां दिया उसका भी असर होता है। वही उसी तरह यदि शोषण, लैंगिक शोषण या यौन शोषण यदि किया तो इसको भी हम रेप ही कहेंगे, और इससे बहुत ट्रॉमा उस लड़की को या लड़के को हो सकता है, जिनका इलाज या जिनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑफेंस माना जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए और साथ साथ में इलाज भी होना चाहिए। ये जो कुछ इंग्लैंड में 16 साल की बेटी के साथ हुआ है वो कुछ आपके, हमारे अपने परिवार में बुजुर्गों, बच्चों, किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम सब हमेशा स्क्रीन के सामने रहते हैं, कभी कंप्यूटर, कभी लैपटॉप, कभी फ़ोन, और अलग ही दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब आप आभासी दुनिया के किसी भी उसमें हो तो अपनी पहचान को बना के रखें, संभाल के रखें। हर चीज़ के साथ जो कुछ इस बच्ची के साथ हुआ इंग्लैंड में, वो खुदा ना करे किसी और के साथ हो, वरना इस पर अभी तक अपने देश में कोई कड़े कानून नहीं बने हैं।
तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।